अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आई थिंक कि यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सभी को पता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? प्रोड्यूसर की, कि प्रोड्यूसर ने जो माल मार्केट में जो है वो छोड़ा है उससे वो कलेक्ट करे, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। सरकार ने नोटिफाई करी है कुछ गाइडलाइंस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ईपीआर को लेकर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए, और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत हम लोग को देखने को मिल रही है। ये गाइडलाइन जो है वो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। ये गाइडलाइंस के ओवरव्यू को देखें हम तो 4 कैटेगरी हम लोग को प्लास्टिक पैकेजिंग की देखने को मिल रही है जो स्पेसिफाई की गई है। कैटेगरी 1 में रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है, कैटेगरी 2 में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग है। यहां पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये रिजिड प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक क्या होती है, बताइए। ये रिजिड प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक क्या होती है? अरे नाम में ही लिखा है, आप कंफ्यूज। देखो कई बार पता है जब मैं ऐसे आपको क्वेश्चंस दिखाई दें, ऐसे वर्ड्स दिखाई दें, तो इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, एकदम ब्लैंक मत हुआ करो, अरे यार रिजिड क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है। अब मैं जो चीज आपको बताऊंगा तुरंत आपको लगेगा अरे यार ये तो छोटी सी चीज है, ऐसे ही पढ़ना है हम लोग को। आप मुझे एक चीज ये बताओ, आपके मोबाइल के पीछे जो कवर है, मोबाइल के पीछे जो कवर जो हम लोग को देखने को मिलता है, प्लास्टिक का कवर है ना, हम मोबाइल के पीछे लगाते हैं, वो आपने वो ट्रांसपेरेंट वाला कवर भी देखा है? ट्रांसपेरेंट वाला कवर देखा है आपने मोबाइल के पीछे जो लगा रहता है? वो कवर फ्लेक्सिबल नहीं होता, मुड़ जाता है, आप उसको मोड़ सकते हो। और कुछ कवर ऐसे होते हैं जो मुड़ते नहीं है, वो बिल्कुल ठोस रहते हैं। तो उसी में हमने देख लिया ये दोनों कवर किस टाइप, दोनों प्लास्टिक ही है, एक फ्लेक्सिबल एक रिजिड है। एक रिजिड जो है वो मुड़ेगा नहीं और सख्त है, और फ्लेक्सिबल जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वो नरम है। तो नाम में ही छुपा, एकदम से कंफ्यूज, मतलब बहराज मत जाया करके अरे यार ये क्या आ गया, ऐसा नहीं करना है। इस प्रिपरेशन के दौरान आप, मैंने कहा ना कि जितना सिंपलेस्ट होकर आप तैयारी करोगे उतनी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उतनी जल्दी आपको एग्जाम क्रैक होगा। थोड़ा टाइम दो, हड़बड़ी नहीं करना, किसी चीज को पढ़ना, रुकना, समझना और आगे बढ़ना। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग को इंक्लूड किया गया, किस पर्पस के लिए? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्पस के लिए। कैटेगरी 2 के अंदर रखा गया फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर की। प्लास्टिक शीट्स को रखा गया, कवर्स जो प्लास्टिक शीट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, कैरी बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक शेशे हम लोग को, पाउचेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर मल्टी लेयर प्लास्टिक को जो है वो रख दिया गया, जो मल्टी लेयर वाली होती है प्लास्टिक, उसमें बहुत सारी लेयर्स प्लास्टिक की चढ़ी होती हैं। कैटेगरी 4 के अंदर ऐसी प्लास्टिक को जो है वो रख दिया गया जिनका इस्तेमाल जो है वो जनरल पर्पस के लिए कंपोस्टेबल प्लास्टिक के तौर पर जो है वो किया जाता है, कैरी बैग्स को बनाने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये चीज है। तो गाइडलाइंस के अंदर क्या चीज इंक्लूड की गई? स्पेसिफिकेशन बताया गया कि रीयूज कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक कंटेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है उसका उपयोग जो है वो कैसे करना है, राइट। एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक पैकेजिंग का, यानी कि कुछ ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग हम लोग को देखने को मिलती है जो रिसाइकलेबल हो ही नहीं सकती, जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसको कैसे आपको डिस्पोज करना है। तो ये गाइडलाइंस के अंदर स्पेसिफिकेशन जो है वो मेंशन है, राइट। सेटअप करना मेंशन है कि सेटअप किया जाएगा एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि एक वेबसाइट जो है वो बनाई जाएगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, एनुअल रिटर्न्स फाइल करेंगे प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, मार्च 31 तक। तो ये फाइल करेंगे, एनुअल फाइलिंग हम लोग को देखने को मिलेगी 31 मार्च में कि इन्होंने जितनी भी चीज, जितने भी प्रोडक्ट जो बनाए हैं उनमें से कितने प्रोडक्ट्स को इन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो उसकी ये फाइलिंग करेंगे। यानी कि अब एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स जो प्लास्टिक पैकेजिंग के हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये मैनेज करेंगे 35% Q1 वेस्ट का मेट्रिक टन्स में, राइट। Q1 वेस्ट का, Q1 जो है वो कौन सा वेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, सिंपल तरीके से ध्यान में रखना, पिछले 2 साल पे उन्होंने जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल को तैयार किया है
जितनी मात्रा में और जो बेचा है, और जो प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है, प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होती है, कोई भी गाइस जब प्रोडक्ट बनता है, जैसे कपड़ों की अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि एक कपड़ा जब शोरूम के अंदर जाता है तो वो महंगा हो जाता है, बट उसी के ही अगर आप कुछ ऐसे फैक्ट्री आउटलेट्स बाहर हम लोग को नजर आते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स भी नहीं यार, मतलब एक ऐसे कुछ स्टोर उसके रहते हैं, आपको शायद पता होगा, जानकारी होगी, जैसे कि मैं शूज के बारे में बात करूं तो हाईवेज वगैरह पे जनरली शहर के थोड़ा सा बाहर जनरल तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो कुछ कंपनी जो होती है ना, उनका रिजेक्टेड माल वहां पर वो भेज देते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर रिजेक्टेड माल, बताओ कैसे होते हैं, जैसे कि आपने अगर मान के चलिए टॉमी हिलफाइगर की अगर आपने शर्ट जो है वो खरीदी हो, मतलब ये टी शर्ट्स वगैरह आपने खरीदी हो, उसमें हल्का सा भी अगर सिलाई इधर उधर भी हो गई हल्की सी, तो वो छोड़ देते हैं, हल्की सी भी, और वो प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है ये मान के चलिए कि आधे से भी कम में हम लोग को मिलती है। तो ऐसे जो माल, और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही होते हैं, हल्के से बस उसमें चेंजेस होते हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा जो रिजेक्टेड माल जो होता है ना, तो ये वाला भी माल जो होता है वो भी, उसको प्री कंज्यूमर माल हम लोग कहते हैं, प्री कंज्यूमर माल। तो ये जो प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें, प्री कंज्यूमर प्लास्टिक्स की, तो जब भी कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट जब बनता है तो उससे बनने, मार्केट में आने से पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट करता है, वो जो टेस्टिंग उसकी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो वो प्री कंज्यूमर प्लास्टिक होती है, राइट। तो इस टाइप की चीज हम लोग को देखने को दिया, रिजेक्टेड मटेरियल जो हम लोग को देखने को मिलता है कि कंज्यूमर यूज तक पहुंचने के लिए जिन मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, Q1 क्या होता है, Q1 के अंदर पिछले 2 सालों में जितना भी माल उसने कस्टमर्स को बेचा है और जितना भी प्री कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट उसने वो अपने पास रखा है, इसमें से वो माइनस करेंगे किस चीज को, एनुअल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग सप्लाइड टू ब्रांड ओनर्स। तो ये पूरे चीज से, मतलब प्रोड्यूसर जो है, ये पूरी चीज से जो ब्रांड ओनर जो है, एक होता है प्रोडक्शन वाला, कि जिसका काम है जो है वो चीजों को प्रोड्यूस करके ब्रांड ओनर को जो है वो प्रोवाइड कराना, क्योंकि ब्रांड ओनर की एक फैक्ट्री होती है। अब ब्रांड ओनर को ये जो प्रोडक्ट जब जाता है, तो ब्रांड ओनर की अपनी एक खुद अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो भी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो जितने भी मार्केट में जो है वो बेचेगा, तो उसको उसे कलेक्ट करना है। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग हम लोग को देखने को मिलेगी। तो जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है वो बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, जो प्री कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट होंगे, उसमें से ब्रांड ओनर्स के आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को माइनस कर दिया जाएगा। तो जो चीज जो बचती है वो Q1 की कैटेगरी में आती है। तो प्रोड्यूसर जो प्लास्टिक पैकेजिंग के हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो 35% Q1 वेस्ट को मैट्रिक टन के अंदर जो है वो मैनेज करेंगे, 35% को। तो ये अभी का इनिशियल टारगेट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। प्री कंज्यूमर क्या है ये समझ में आ गया आपको। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टारगेट है वो 2022 और 23 में 70% कर दिया जाएगा, टारगेट को डबल कर दिया जाएगा, और 100% 2023 और 24 के अंदर जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से टारगेट जो है वो आगे बढ़ेंगे। रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन प्रोड्यूसर्स के लिए 50% होगा रिजिड प्लास्टिक का 2024-25 में, 60% होगा 2025-26 में, 70% होगा 2026-27 में, 80% होगा 27-28 में, और इस प्रकार से ये मान के चलिए कि 2030 तक 100% रिसाइकलिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी, राइट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की। तो ये चीज हम लोग को गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिल रही है, और ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है पूरी चीजें, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूशन करेगा वो पे करेगा, जो पॉल्यूशन करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट, गेटिंग इट। और पहली बार गाइडलाइंस के अंदर हम लोग को यह चीज देखने को मिल रही है कि सेल और परचेस जो सरप्लस होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो भी किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको रोक के समझो गाइस। होता क्या है कि जैसे कि मैं हूं, मेरे को सरकार ने टारगेट दिया कि मुझे 10 यूनिट जो मैंने बनाई है उसमें से 10 यूनिट में से 5 यूनिट मुझे कलेक्ट करनी है। मैंने 5 की जगह 8 यूनिट कलेक्ट कर ली। एक कोई व्यक्ति है, उसको कहा कि 5 यूनिट कलेक्ट करना, उसने 2 ही की, तो और मैंने कितनी करी, 3 यूनिट ज्यादा कलेक्ट कर ली। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी 3 यूनिट जो है वो उसको बेच सकता हूं, अपना सरप्लस उसको बेच सकता हूं और कमाई कर सकता हूं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आप जितना अगर एक्स्ट्रा में अगर कलेक्शन भी कर लो, क्योंकि आपको अपने टारगेट पर रुकना नहीं है, एक्स्ट्रा में कलेक्शन करना है। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपका आज की डेट में टारगेट जो है आपको जो है वो 4 घंटे पढ़ाई करना, बट आप 5 घंटे अगर पढ़ लोगे तो उसमें फायदा किसका होगा, आप ही का होगा ना, फायदा आप ही का होगा। तो ये कहा जा रहा है कि आप अगर ज्यादा कलेक्ट करोगे तो फायदा आपका होगा, क्योंकि आपको फिर पैसे मिलेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। दिस इज द थिंग, ये चीज है। तो ऐसा मार्केट मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट करना, सेटअप करना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये भी पहली बार इस गाइडलाइन के अंदर शामिल किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब इसके महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को प्रोहिबिट करने के अलावा नई गाइडलाइन जो इंडिया के अंदर लाई गई है, ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगी,
जो कि हम लोग को प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं लोग बाग, तो वो जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे वापस से। नए ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक का जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एक रोड मैप हम लोग को, एक ब्लूप्रिंट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि बिजनेसेस के लिए होगा कि बिजनेस जो है वो और किस तरीके से सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग की तरफ मूव ऑन करें। एक फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि हम अपनी सर्कुलर इकोनॉमी जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट की हम लोग को देखने को मिल रही है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल वाली, तो 3R वाली, तो उसको और ये मजबूत बनाएगा, राइट, और स्ट्रेंथन करेगा। फॉर्मलाइजेशन बूस्ट होगा, राइट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर फॉर्मलाइजेशन चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट वाली चीज भी इन्होंने मेंशन कर दी है, सर्टिफिकेशन सरप्लस का। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को 18 मार्च 2016 को, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 8 अप्रैल को सेम ईयर 2016 में नोटिफाई किए गए थे। प्लास्टिक वेस्ट जो है गाइस सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है, और दोनों रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसको मिनिमाइज करना, लिटरिंग को अवॉइड करना, जो लोग कचरा कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं उसको अवॉइड करना, इंश्योर करना कि जो भी वेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो स्टोर होता जा रहा है, और जिस समय पर वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं उसी समय पर सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग कर दो। आपने देखा होगा डस्टबिन, आजकल 2-3 डस्टबिन हम लोग को देखने को मिलता है, हरा, नीला, लाल, राइट, काला भी हम लोग को कई केसेस में देखने को मिलता है। गीला कचरा, सूखा कचरा, एक में गीला कचरा डालो, एक में सूखा कचरा डालो, एक में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डालो, राइट। तो ये सब चीजें, एक में जैसे वो मेडिकल टाइप के इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो डेंजरस होते हैं वो डालो। तो ऐसे सेग्रीगेशन कि जहां पर वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसी समय आप सेग्रीगेट कर दो, जिससे कि उसको मतलब सही तरीके से डिस्पोज करने में मदद मिल सके। और रूल्स और मैंडेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल बॉडीज की, ग्राम पंचायत जैसे वेस्ट जनरेटर्स जो वेस्ट को जनरेट करते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सब चीजें भी इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर हमें देखने को मिली। और रूल जो है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोग को प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर्स के लिए देखने को मिल रहा है। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल है दोनों ही प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के लिए। और प्री कंज्यूमर क्या होता है इसकी भी मैंने आपको जानकारी जो है वो दे दी है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।